लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है। पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए। अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधिधर्मन के कब्र की खुदाई की। ये देखो, कब्र से मिले बोधिधर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। ये है बोधिधर्मन का डीएनए। बोधिधर्मन के वंश के लोग, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला। और फिर मैं उनसे मिलने गई। बोधिधर्मन का डीएनए पैटर्न तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच करेगा, ये सोचकर मैंने उन सब का ब्लड टेस्ट किया। उस दौरान मैं तुम्हारे चाचा के घर भी गई। पर वहां कुछ देखकर मैं हैरान हो गई। दीवार पर लगी तुम्हारी फोटो बिल्कुल बोधिधर्मन जैसी लग रही थी। फिर तुम्हारे एक हेयर ब्रश से मुझे तुम्हारे कुछ बाल मिले। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा डीएनए पैटर्न बोधिधर्मन के डीएनए पैटर्न से 83% मैच हो रहा था। बस तभी से मैं तुम्हें ढूंढने लगी। सर्कस में चोट लगने से जब तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो मेरी रिसर्च की सारी जरूरत की चीजें मैंने डॉक्टर से ले ली। बोधिधर्मन के गुण मुझे तुम्हारे डीएनए में मिले। इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधिधर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधिधर्मन जिंदा थे, उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? बोधिधर्मन बहुत बड़े वैद्य थे। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधिधर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान थी। इस जानकारी से पूरे विश्व का फायदा होगा, पर यह सब मुमकिन हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। मुझे क्या करना होगा? वेलकम सर। ये उधर क्या कर रहे? ये तुम कोई पूछता मैं? यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता रे इधर? चलो
हे काय रे बघ, सुई, दवाई, ग्लव्ज, पेटी. साहेब, फक्त हड्डी दिसते. कोण रे तू? क्या हो रहा है डोंगली? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा? उसे मैं कल मार दूंगा। बोधि धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधि धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा। थैंक्स अरविंद। थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुए इसलिए। आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है। तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। बहुत रेफरेंसेस जमा करके थियोरी भी कर चुकी हूँ। अमेरिका, चाइना और कनाडा में थीसिस भी भेजी थी, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, इसलिए ये मीटिंग रखी है। आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके। ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं। दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है, मुझे काफी इनकरेज करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ। थैंक यू। नेक्स्ट, सुधा चतुर्वेदी। आई एम Sudha Chaturvedi. I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic researches nowadays. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ, इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधि धर्मन 6th सेंचुरी में जीवित थे। आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे। बोधि धर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधि धर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ। इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है। तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है। अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है। नहीं सर, बोधि धर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं। वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया। जहां भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो। सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी। इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है। हाँ, पुरानी तो है,
लेकिन किसी काम की नहीं है। सुधा, सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसीलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। ये लड़की क्या कहती है, मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा। रियली फैंटास्टिक स्टफ। सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च